स्टूडेंट, आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ कक्षा 10वीं हिंदी माध्यम का अलजेब्रा। तो आज मैं पहला लेसन शुरुआत करने जा रहा हूँ। पहला लेसन है दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। यह लेसन की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है जो संख्या एक से शुरू हो, 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक जाए, उसको बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। मतलब कि शुरुआत एक से होनी चाहिए और ये अनंत तक चली जाए, इसको बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है कि जो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 अनंत तक चली जाए, इसको बोला जाता है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक और पूर्णांक में फ़र्क इतना, सिर्फ अंतर इतना है कि प्राकृतिक 1 से शुरुआत होती है, पूर्णांक 0 से होता है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर जैसे कि आपने संख्या रेखा देखा होगा। संख्या रेखा कुछ इस तरीके से होती है, जो यहाँ पे 0 होता है, इस तरफ एक प्लस वाली चिन्ह होती है और इस तरफ बाएं तरफ में हमेशा माइनस वाले चिन्ह होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक तरफ प्लस वाली होगी, एक तरफ माइनस वाली चीज़, इसी को बोला जाता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक का मतलब होता है जिसमें 0 प्लस माइनस दोनों संख्याएं आती हो। अब इसके बाद स्टूडेंट, मैं आप सबको स्वाध्याय शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ। चर किसको बोला जाता है, चरांक किसको बोला जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, चर का मतलब होता है ए से लेकर के जेड तक कोई भी संख्या रहेगी गणित में, उसको चर बोला जाता है। और चरांक का मतलब होता है कोई भी ए से लेकर के जेड तक 2 बार आ जाता है तो उसको चरांक बोला जाता है। जैसे ए एक्स प्लस बी वाई, इसको क्या बोलेंगे, चरांक। अब इसमें दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण में क्या दिया हुआ है, जिस समीकरण में दो चरांकों का उपयोग किया जाता है, मतलब कि जैसे ए एक्स प्लस बी वाई, ये क्या हो गया, दो चरांक हो गया। और प्रत्येक चरांक का घात मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए होता है, तो उस समीकरण को दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण कहते हैं। लेकिन दो चरांकों वाले समीकरण का मानक स्वरूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यह क्या होता है, मानक स्वरूप। यह मानक स्वरूप होता है। ए बी सी हमेशा यह वास्तविक संख्या रहेगी। कैसी रहेगी, यह हमेशा वास्तविक संख्या होगी। और ए बी कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी शून्य नहीं होते। उदाहरण के तौर पर, जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, यहाँ पे उदाहरण लेते, 3x माइनस 4y प्लस 12 बराबर 0। अभी इसको देखोगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में दिख रहा है। ए की जगह पे 3 है, बी की जगह पे -4 है, सी की जगह पे 12 है। तो ये कैसा हो गया, रेखीय समीकरण, दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण हो गए। कुछ इसी तरीके से और उदाहरण लेते हैं। 4m प्लस 3n बराबर 12। अगर मैं 4m प्लस 3n 12 को इस साइड में लाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा। यह भी कैसा रहेगा, ये am प्लस बी एन प्लस सी बराबर 0 इसके रूप में दिख रहा है। ए की जगह पे 4, बी की जगह पे 3, सी की जगह पे 12। तो ये भी कैसा हो गया, वास्तविक। ये भी दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण है। इसको भी क्या बोलेंगे, दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। इसको भी बोलेंगे दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। अभी एक उदाहरण लेता हूँ जहाँ पे दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण नहीं है। जैसे कि 3
एक्स स्क्वायर माइनस 7y बराबर 13। 3x स्क्वायर माइनस 7y इस साइड में आ जाएगा तो -13 बराबर 0। यहाँ पे देखोगे तो इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, लेकिन दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण में क्या कहा जाता है कि हर एक चर का घात हमेशा 1 होना चाहिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, दो चरांकों वाले समीकरण नहीं है। यहाँ पर यह दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, और दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण में हमेशा चर का घात 1 होना चाहिए। यहाँ पे भी हर चर का घात 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसलिए ये दोनों कैसे थे, दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण थे। यहाँ पे घात 2 है, इसलिए ये रेखीय समीकरण नहीं है। चलिए कुछ और थोड़ा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे करनी 2x माइनस करनी 5y बराबर 16। अगर करनी 2x माइनस करनी 5y माइनस 16 बराबर 0, अगर x और y दोनों चर है, दोनों चर का घात कितना है, 1 है, तो यह भी क्या रहेगा, दो चरांकों वाले समीकरण होंगे। एक उदाहरण और लेते, 4/x प्लस 5/y बराबर 4। अगर इसको आप हल करोगे तो ये क्या मिलेगा, 4y प्लस 5x, यहाँ पे इसे तिर्यक गुणा करना है, फिर बट्टे में हो जाएगा xy बराबर 4। ये क्या हो जाएगा, 4y प्लस 5x बराबर 4, इसका यहाँ पे तिर्यक गुणा हो जाएगा x गुणे y। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका मानक स्वरूप कैसा होना चाहिए, 5x प्लस 4y, इसको पूरा लिखेंगे तो -4xy बराबर 0। और दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण का मानक स्वरूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण में जो चर होते हैं उनका घात 1 होना चाहिए। यहाँ पे घात तो 1 है, पर यहाँ पे जो c है ये क्या होता है, हमेशा स्थिरांक होता है। स्थिरांक के साथ चर कभी भी नहीं आ सकते। इस यहाँ पे चर दिए हुए 2, इसलिए यह क्या रहेगा, दो चरांकों वाला समीकरण नहीं हो सकता। अब मैं आप सबको युगपत रेखीय समीकरण सिखाने जा रहा हूँ। युगपत रेखीय समीकरण। स्टूडेंट, युगपत रेखीय समीकरण कैसे हल किया जाता है ये मैं आप सबको बताता हूँ। प्रश्न संग्रह 1.1 में, प्रश्न संग्रह 1.1 में पहला सवाल दिया हुआ है, युगपत समीकरण में हमेशा दो समीकरण दिए हुए रहेंगे। हमेशा कितने, दो समीकरण रहेंगे, और दो समीकरण में से किसी एक का मान निकालना रहता है। x और y ऐसे दो समीकरण रहेंगे। दो समीकरण में से किसी एक चर का मान निकाल करके उसके दूसरे चर में रखना होता है। तो यहाँ पे पहला वाला दिया हुआ है, पहला सवाल है 5x प्लस 3y बराबर 9, ये समीकरण 1 हो गया। 2x माइनस 3y बराबर 12, ये समीकरण हो जाएगा 2। अभी इसमें करना क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन सी संख्या को हम बराबर कर सकते, कौन से चर को हम बराबर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3y दिया हुआ है प्लस में, यहाँ 3y दिया हुआ है माइनस में। अगर हम ये दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमें एक चर का मिल जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x प्लस 3y बराबर 9, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। 2x माइनस 3y बराबर 12, यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 5 और 2 7x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 प्लस में है और 9 भी प्लस में है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 9 21। यहाँ पे 7 गुणे में है तो उस साइड इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में जाएगा, 7 त्रिक 21। तो यहाँ पे x का मान हो जाएगा 3। फिर उसके बाद ये x का मान आप समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आपके ऊपर है। आप दोनों में से कहीं किसी में भी रखेंगे तो आपको दूसरे का मान आसानी से मिल जाएगा। मैं समीकरण x का मान x बराबर 3 समीकरण 1 में रख रहा हूँ। 1 में
रखने पर समीकरण 1 क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो, 5x प्लस 3y बराबर 9। तो x की जगह पे यहाँ पे x का मान दिया हुआ है 3 प्लस 3y बराबर 9। 5 तिहाई 15 प्लस 3y बराबर 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद 15 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3y बराबर 9 माइनस 15। ये क्या हो जाएगा, 3y बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, -6। y बराबर क्या हो जाएगा, -6/3, क्योंकि ये गुणे में था तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 3 दूनी 6, y बराबर क्या हो जाएगा, -2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, y बराबर, x का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3, y का मान यहाँ पे दिया हुआ है -2। ये क्या हो जाएगा, समीकरण का हल, समीकरण का हल। स्टूडेंट अभी दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ है, निम्न युगपत समीकरण को हल करो। निम्न युगपत समीकरण को हल करो। पहला सवाल दिया हुआ है 5a प्लस 3b बराबर 26। दूसरा, पहले ही सवाल का दूसरा समीकरण है a प्लस 5b बराबर 22। मैं आप सबको पहले ये बताता हूँ कि जब भी दो समीकरण दिए रहेंगे, दो समीकरण में आप पहले या तो इस चर को बराबर करें या तो फिर इस चर को बराबर करें। दोनों चर को बराबर करने के लिए दो पद्धति है। एक पद्धति तो ये है कि आप दोनों में गुणा कर सकते हैं, दोनों समीकरण में गुणा कर सकते हैं, या तो फिर दोनों समीकरण में दूसरी विधि है, दोनों समीकरण को बराबर करने के लिए भाग भी दे सकते हैं। आप अगर दोनों समीकरण में किसी एक चर को बराबर करना चाहते हैं तो आप दोनों में से गुणा कर सकते हैं, या इसको गुणा करिए या तो इसमें गुणा करिए, या तो फिर दोनों के लिए भाग दे सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3a प्लस 5b बराबर 26, a प्लस 5b बराबर 26। तो यहाँ पे दोनों समीकरण में यहाँ पे भी 5b है, यहाँ पे भी 5b है, तो यहाँ पे गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर दोनों समीकरण को घटाएंगे तो आपस में घटाने के बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें एक चर मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी दूसरा मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ जहाँ पे आपको गुणा करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, अभी इस समीकरण में देखेंगे तो x प्लस 7y बराबर 10, 3x माइनस 2y बराबर 7। ये समीकरण में ना तो ये दोनों चर बराबर है ना ही ये दोनों चर बराबर है। लेकिन यहाँ पे सुन देखिए, 3 दिया हुआ है, x यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं इस पूरे समीकरण को 3 के साथ गुणा कर दूँ, यहाँ भी 3 के साथ, यहाँ भी 3 के साथ, यहाँ भी 3 के साथ, तो ये दोनों चर कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे फिर उसके बाद मैं इन दोनों समीकरण को माइनस करूँगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मुझे y का मान मिल जाएगा। y का मान मिल जाएगा फिर उसके बाद किसी एक समीकरण में रख दूंगा, 1 या 2 में, तो मुझे उससे दूसरा आंसर मिल जाएगा दूसरे चर का। चलिए सबसे पहले पहला वाला सवाल हल करते हैं। पहला वाला सवाल क्या दिया हुआ है, 3a प्लस 5b बराबर 26। ये समीकरण 1 है। दूसरा सब क्या दिया हुआ है, a प्लस 5b बराबर 22। ये दूसरा समीकरण हो गया। अभी यहाँ पे 5b है, यहाँ पे भी 5b है, दोनों समीकरण में 5b दिए हुए, तो हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, अभी यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो जब भी दोनों समीकरण में प्लस रहेंगे तो क्या करना रहेगा, दोनों को माइनस कर दो। और अगर दोनों समीकरण में माइनस दिए हुए हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं या फिर यहाँ पे भी, कहीं पर भी दोनों बराबर माइनस रहेंगे तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अगर दोनों समीकरण में प्लस दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को घटाएंगे। और अगर माइनस दिया हुआ है यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। एक बार प्लस दिया हुआ रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर तीन ए प्लस 5b बराबर कितना दिया हुआ है, 26। a प्लस 5b बराबर क्या दिया हुआ है, 22। इन दोनों समीकरण को क्या करना है, घटाना है। यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ क्या दिया हुआ है, प्लस। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, +3।
प्लस 3 में से माइनस ए जाएगा तो क्या बचेगा 2a, 2a प्लस क्यों रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस है। अब यहाँ पे क्या दिया, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब -5b और +5b दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 0। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बराबर माइनस और यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -22 और +26 कितना बचेगा, 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे ए, तो यहाँ पे गुणा है तो इधर बटे में हो जाएगा, भाग में चले जाएगा। यहाँ पे जो संख्या गुणे में होती है इधर जाती है तो भाग में हो जाती है। 2 का भाग 4 से दोगे तो 2 दूनी 4, ए बराबर क्या हो जाएगा 2, ए का मान मिल जाएगा। अभी ए का मान आप क्या करोगे, समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, किसी में भी रखोगे आपको बी का मान मिल जाएगा उससे आसानी से। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण ए बराबर 2, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, a + 5b बराबर 22। ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है 2, ए की जगह पे रखा मैंने 2, प्लस 5b मैंने इसको ऐसे रख दिया, बराबर 22 हो गया। अभी ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, 5b को ऐसे रखने दिया, -22, ये 2 उस साइड में गया तो माइनस हो गया। 5b बराबर 22 में से 2 गया, 20 बचा, b 5 गुणे क्या है b, उस बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, 5 चौके 20, b बराबर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे b का मान हो जाएगा 4। यहाँ पे a, b बराबर क्या हो जाएगा, a का मान यहाँ पे दिया हुआ है 2, b का मान यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो a 2, 4 यह क्या हो जाएगा, समीकरण का हल, यह समीकरण का हल है। अभी आपको हर एक जगह पे इसलिए और चूंकि का चिन्ह लगाना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए, इसलिए, यहाँ भी इसलिए, 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 इसलिए। स्टूडेंट इसलिए इसको बोलते हैं इसलिए, और इसको बोला जाता है चूंकि। इसलिए का चिन्ह इसलिए और इसको बोला जाता है चूंकि। इसलिए तब लगाया जाता है जब प्रश्न में से कुछ नई चीज़ें निकलती है, जब मतलब हम प्रश्न को हल करते हैं, हल करते समय जब कुछ नया मिलेगा तो वहाँ पे हम इसलिए का चिन्ह लगाते हैं। चूँकि का मतलब होता है जब प्रश्न को हम हल कर रहे हैं उसमें से उसके अंदर हमने कुछ अपना नया चीज़, पुरानी चीज़ें ऐड किया, मतलब कि जैसे हमें 9वीं में, 8वीं में, 7वीं में, पिछली कक्षाओं में जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसको अगर हम उस प्रश्न को हल करते समय कोई भी नई चीज़ें डाल रहे हैं, अपने से ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पे लगाएंगे चूँकि। अभी यहाँ पे हमने कुछ नए चीज़ें नहीं लिखा था इसलिए हमने चूँकि का उपयोग नहीं किया, सिर्फ इसलिए का किया था। अभी इसके बाद दूसरा सवाल हल करेंगे। दूसरे सवाल में क्या दिया हुआ है, x + 7y बराबर 10, ये समीकरण 1 है। यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है 3x - 2y बराबर 7, ये दूसरा समीकरण है। अभी अब अगर आप देखोगे तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पे अगर 3 का गुणा करूँ, मैं यहाँ पे 3 का गुणा करूँ तो यहाँ पे 3 पहले से ही है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर इन दोनों का बराबर करना है, ये दोनों चर को, तो यहाँ पे मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा तो ये 14 हो जाएगा। यहाँ पे 7 से गुणा करूँगा तो ये भी 14 हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि दोनों को जोड़ दूँगा एक बार, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर समीकरण 1 में जब 3 से गुणा करोगे आप तो 3 गुणे क्या हो जाएगा x प्लस 3 गुणे 7y बराबर 3 गुणे क्या हो जाएगा 10। यहाँ पे 3 का गुणा किया तो 3x हो गया, प्लस 3 का गुणा किया तो 7 त्रिक 21y हो गया, 3 का गुणा 10 से किया तो 3 दाम में 30 हो गया। ये एक नया समीकरण बन गया, तो इसलिए मैंने इसको नया नंबर दे दिया। अब उसके बाद दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, 3x - 2y बराबर 7, ये क्या हो गया दूसरा समीकरण। स्टूडेंट अभी करना क्या है, यहाँ पे भी 3 हो गया, ये मतलब कि x का जो संख्या है, x जो चर है, इसके सामने वाली संख्या और ये
दूसरे समीकरण के x के चर वाली संख्या, दोनों समान हो गई। अब ये दोनों समान हो गई तो हम इसको हल कर सकते हैं। क्या करेंगे, एक बार माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे y का मान मिल जाएगा। फिर y का मान जब मिलेगा तो ये समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, तो उससे y का मान आपको आसानी से आ जाएगा। स्टूडेंट अभी हम ये करेंगे, समीकरण 2 और 3 को घटाएंगे। समीकरण 3 तथा 2 को घटाने पर समीकरण 3 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 3x + 21y = 30। 3x + 21y = 30, ये समीकरण 3 था। समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, 3x - 2y = 7। 3x - 2y = 7, ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2 था। हम क्या कर रहे हैं, दोनों को घटा रहे थे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस और इसके सामने प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये प्लस, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, +2 और +21 कितना हो जाएगा, +23y। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस, यहाँ +7, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -7 और +30 कितना बचेगा, 23। 23 × y, 23 × y = 23, तो ये गुणे में था तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 23 का 23 से भाग दोगे तो 1 बचेगा। y बराबर क्या मिलेगा हमें, 1। y का मान किसी एक समीकरण 1 में रखो या फिर समीकरण 2 में रखो। y का मान समीकरण y = 1 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, x + 7y = 10, x + 7y = 10, ये समीकरण दिया हुआ था। तो हम y की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। x + 7 × 1 = 10, तो x + 7 = 10। यहाँ पे प्लस में हो तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे x = 10 में से 7 गया, क्या बचा, 3। यहाँ पे आप इसलिए का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे भी इसलिए आएगा, यहाँ पे भी इसलिए आएगा, यहाँ पे भी इसलिए, यहाँ पे भी इसलिए, यहाँ पे भी इसलिए का चिन्ह। तो x, y हमेशा निर्देशांक किस में लिखा जाता है, x और y में। तो x का मान कितना आया, 3, y का मान कितना मिल गया, यह क्या हो गया, समीकरण का हल हो गया। यह समीकरण का हल है। स्टूडेंट आज मैंने इतना ही हल किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिखाने के तरीके और चेंज करूं या फिर बदलना चाहते या फिर और आप थोड़ा डीप में सीखना चाहते या बेसिक सीखना चाहते तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जिस तरीके से भी आप सीखना चाहते हैं बेसिक, जिससे आप निश्चित होकर के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं और अच्छे से और बेसिक चीज़ें सिखा सकूँ। धन्यवाद।